दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टॉपर क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12वीं का भूगोल अध्याय 9 अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, और साथ में ही हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं और ज़्यादातर 99.9% आपसे पूछे ही जाएंगे। बहुत कम चांस होंगे कि यदि आपसे ना पूछा जाए, लेकिन कहा जाए तो आपसे 100% आपसे यही प्रश्न रिपीट करके पूछे जाते हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में अंत तक और पढ़िए हमारे साथ ये प्रश्न जो आपकी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो अभी यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए ताकि वो भी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर सकें। ये चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जो कोचिंग वगैरह नहीं कर पाते हैं, और बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं कि उन्हें ये पता ही नहीं रहता कि परीक्षा में पूछा क्या जाएगा। इतने सारे प्रश्न हैं, उनको तो सभी इम्पोर्टेंट लगते हैं। तो उस आधार पर आप ये जुड़ सकते हैं इस कंटेंट से कि आपसे कौन सा प्रश्न ज़्यादा पूछा जाता है और कौन सा प्रश्न ज़्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण भी अगर यदि आपको कोई बता देता है तो फिर इस बात की चिंता होती है कि ये आएगा या नहीं। तो बच्चे इस कंफ्यूजन में रहते हैं कि हमने जो पढ़ा है वो आएगा कि नहीं। पर इस चिंता से बेफिक्र होकर आप पढ़िए हमारे साथ। तो पढ़ते हैं आज का पहला प्रश्न। संतुलन व्यापार किसे कहते हैं? संतुलन व्यापार क्या है? और दूसरा है व्यापार संतुलन क्या है? तो आयात निर्यात के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। तो आयात में और निर्यात में, आयात का मतलब है आना, यानी किसी दूसरे देश से हमारे देश में अगर जो माल आ रहा है या वस्तुएं आ रही हैं तो उसको कहेंगे हम आयात। और निर्यात वो आएगा कि जो हम अपने देश से किसी दूसरे देश को भेज रहे हैं यानी बेच रहे हैं, तो वो कहलाएगा निर्यात। तो इन दोनों के बीच के अंतर को हम क्या कहते हैं? व्यापार संतुलन कहते हैं। अन्य शब्दों में, यदि कोई देश निर्यात व्यापार में जितना धन प्राप्त करता है उतना ही धन आयात व्यापार में व्यय करता है, तब उस देश का व्यापार संतुलित व्यापार कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि जैसे आप मान के चलिए, ठीक है, आपको ये समझना है कि जैसे ये व्यक्ति है, जैसे ये एक व्यक्ति है, ये भाई साहब हैं, एक भाई साहब नहीं हैं, बहन जी हैं, बहुत ही सुंदर हैं, ठीक है, दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, ठीक है। और एक ये जा रही हैं यहाँ, मान के चलो भोपाल जा रही हैं। कहाँ जा रही हैं? भोपाल ये जा रही हैं। तो इनको जितना, जैसे भोपाल का किराया मान के चलो 100 रुपये है, कितना है? 100 रुपये से। तो क्या होगा कि आने का भी, और यहाँ से ये जा रही हैं तो यहाँ से इन्हें कल वापस भी आना है, तो जाने का किराया भी 100 रुपये है और आने का किराया भी 100 रुपये है। तो मान के चलिए यदि ये वस्तु है, ये है आयात और ये है निर्यात। तो अगर कोई वस्तु आयात करने के लिए चार्ज लग रहा है 20 रुपये और उतना ही चार्ज निर्यात करने के लिए लग रहा है 20 रुपये, तो जब ये कंडीशन होगी ये वाली, तब उसको कहा जाएगा व्यापार संतुलन। देखिए एक बार फिर से पढ़िए। यदि कोई देश निर्यात व्यापार में जितना धन प्राप्त करता है, निर्यात में यानी जो चार्ज लगा है, जैसे आजकल GST जो है देना पड़ता है, वही उतना ही धन आयात व्यापार में व्यय करता है, तब उस देश का व्यापार संतुलित व्यापार कहलाता है। तो समझ में आया संतुलन व्यापार या संतुलित व्यापार क्या है? अगला है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार किसे कहते हैं? जब व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच होता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। जैसे हमारा भारत देश जो अमेरिका है,
वहाँ से निर्यात करता है या आयात करता है, तो उसको हम क्या कहेंगे? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। ठीक है। इसमें बेचने वाला और खरीदने वाला अलग अलग देश के निवासी होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो प्रकार के होते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार और बहुपार्श्विक व्यापार। अगला है विश्व व्यापार संगठन के कार्य लिखिए। यह आपसे पूछ लिया जाता है एक तौर पे, इसको ध्यान रखना है। विश्व व्यापार संगठन के कार्य क्या हैं? तो विश्व व्यापार संगठन के कार्य निम्नलिखित हैं। यह विश्वव्यापी व्यापार तंत्र के नियमों का निर्धारण करता है, यानी ये व्यापार के नियम को निर्धारित करता है कि कौन से व्यापार में आपको किन नियमों का पालन करना है। यह सदस्य देशों के मध्य विवादों का निपटारा करता है। मान के चलो आप कुछ सामान निर्यात कर रहे हैं या आयात कर रहे हैं और आपके बीच में विवाद हो जाता है, तो जो विश्व व्यापार संगठन होता है उस विवाद का निपटारा कराता है, यानी आपको सलाह मशवरा देके मतलब आपको सुलह करवा देते हैं कि आपको लड़ना नहीं है। अगला प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार लिखिए। तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार के आधार क्या हैं? विभिन्न देशों के बीच वस्तुओं के निर्यात आयात निर्यात को अंतरराष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। इसके प्रमुख आधार निम्न हैं। अब कौन कौन सा आधार है जिस आधार पर अंतरराष्ट्रीय व्यापार किया जाता है? तो राष्ट्रीय साधनों में भिन्नता का मतलब है कहीं पर अनाज मिलता है, कहीं पर नहीं मिलता, कहीं पर सेब मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, देखते हैं। राष्ट्रीय साधनों का वितरण सभी देशों में समान नहीं पाया जाता है। राष्ट्रीय संसाधनों में प्राकृतिक विविधता के कारण भिन्नता उत्पन्न होती है। मान के चलो यहाँ पर जो सेब वगैरह आते हैं वो कश्मीर तरफ से आते हैं, काजू किशमिश वगैरह आते हैं वो भी कश्मीर की तरफ से आते हैं। तो आप ये मान के चलिए वो तो भारत में ही है, कश्मीर आधा नहीं है, मतलब आधे से ज़्यादा है। तो जो माहौल है, जो वातावरण है, तो उसके अनुसार ही जो भोज्य पदार्थ होते हैं या अन्य पदार्थ होते हैं वो मिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर मिलते हैं, कहीं पर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो उस आधार पर भी हमें ज़रूरत होती है आयात और निर्यात करने की, जिससे हम एक दूसरे देश की क्या कर सकते हैं? सहायता कर सकते हैं और उनको जो साधन है वो उपलब्ध करा सकते हैं। अगला है जनसंख्या कारक। जनसंख्या कारक क्या कहता है? विश्व के विभिन्न देशों में जनसंख्या का आकार, वितरण तथा उसकी विविधता अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वस्तुओं के प्रकार तथा मात्राओं में को प्रभावित करती है। कहने का मतलब है कि देखिए कोई भी साधन जैसे आया है तो वो उतनी ही जनसंख्या के लिए उपयुक्त होगा जितने के लिए वो आया है, लेकिन अगर अधिक जनसंख्या हुई तो वो पर्याप्त नहीं होता। इसी प्रकार यदि जो पदार्थ हैं वो ज़्यादा आ जाए और जनसंख्या कम हो तो आधा पदार्थ खराब होने की स्थिति हो जाती है। तो जनसंख्या कारक भी इसका प्रमुख जो क्या है कारक है प्रभावित करने का। सांस्कृतिक कारक। सांस्कृतिक कारक क्या कहते हैं? विभिन्न देशों में मिलने वाली अलग अलग संस्कृति में कला तथा हस्तशिल्प के विभिन्न रूप मिलते हैं। वहीं देशों के उत्तम कोटि के हस्तशिल्पियों के उत्पादों के विश्व में पर्याप्त मांग रहती है। यानी जो सांस्कृतिक रूप से जो शिल्प कार्य करते हैं, जैसे मूर्ति बनाते हैं, वस्त्र बनाते हैं, ठीक है, तो उनकी मांग देश भर में होती है। तो जैसे अगर कोई वस्तु है केवल भारत में ही बनाई जाती है और वो सुंदरता में बहुत आकर्षक है और वो चाहे तो वो अगर अमेरिका चाहे या कोई भी देश चाहे कि हमें भी चाहिए तो उसको निर्यात करना पड़ेगा, आयात, उनका आयात कहलाएगा, हमारा निर्यात कहलाएगा। ठीक है, अगला है जनसंख्या का आकार। सघन जनसंख्या घनत्व रखने वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक तथा बाह्य व्यापार कम होता है। अब मान के चलिए, कहने का मतलब है यहाँ पर देखिए क्या है कि यहाँ इस बॉक्स में देखिएगा, ठीक है, कि यदि
यहाँ पे देख लो, यदि मान के चलो, इसमें क्या लिखा है कि सघन जनसंख्या रखने वाले देशों में आंतरिक व्यापार अधिक तथा बाह्य व्यापार कम होता है। तो क्यों होता है? सघन, सघन माना ज़्यादा। मान के चलो यहाँ पर जनसंख्या 30 है, माना कि, ठीक है, यहाँ पर जनसंख्या मान के चलो 5 है। अब जो प्रोडक्ट हमने ये बनाया है इसकी जनसंख्या मतलब क्या है, मान के चलो इसकी भी 30 ही है, ठीक। तो यदि 31 है, मान के चलो 31 नहीं 29, ठीक है, कितनी है 29। तो देखिए एक ज़्यादा है एक कम है इससे, तो ये जो प्रोडक्ट है वो इसी जगह बिक सकता है, बिल्कुल बिक सकता है, बचेगा कितना एक। तो ये कोई मूल्य नहीं, वस्तु का कोई कंटेंट नहीं होता। देखिए नुकसान तब होता है जब ज़्यादा जो है सामग्री बच जाए, थोड़ा बहुत बचा रहता है उसका हेरफेर हो जाता है, उससे कोई दिक्कत नहीं होती। मान के चलो यहाँ पर ये 30 है और प्रोडक्ट आपके पास केवल 5 बिके हैं। क्या है ये? 5 केवल बिके हैं। तो आपके जो इसमें से बचे हुए हैं वो कहाँ जाएंगे? तो ये भी रहता है कि जनसंख्या ज़्यादा होगी तो आपका व्यापार ज़्यादा रहेगा, नहीं तो फिर जहाँ कम जनसंख्या होगी तो व्यापार कम होगा। आर्थिक विकास की प्रावस्था। आर्थिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं में देशों के द्वारा व्यापार की गई वस्तुओं का प्रकार बदल जाता है। देखिए जितने ज़्यादा पैसे होंगे उतने ही अलग प्रकार के आप साधन खरीदते हैं, ठीक है। यदि आप गरीब हैं तो आप नॉर्मल तरीके से कोई भी वस्तु खरीद लेते हैं, लेकिन यदि आप क्या है धनवान हैं तो आप उस प्रकार की वस्तुएं खरीदेंगे, जाहिर सी बात है, ठीक है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 3 महत्व लिखिए। अथवा में है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से देश को कैसे लाभ पहुंचता है। अथवा में है एक और प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आधुनिक युग विश्व अर्थव्यवस्था का आधार है, इस कथन को समझाइए। तो क्या है ये कथन और हम इसको किस प्रकार से समझा सकते हैं, आइए पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से आयातक और निर्यातक दोनों देशों को लाभ होता है तथा देश की आर्थिक स्थिति मजबूत होती है। कहने का मतलब है कि एक देश से दूसरे देश को व्यापार करने से जो दोनों देश होते हैं उन्हीं को दोनों को लाभ होता है। विभिन्न राष्ट्र श्रम विभाजन का प्रयोग में लाकर उत्पादन में कृषि करते हैं तथा व्यापार द्वारा आर्थिक लाभ प्राप्त करते हैं। यानी जैसे आप भारत का ही ले लीजिए, यहाँ पर ये कृषि प्रधान देश है, तो ये क्या करता है फसलें उगाता है और फिर दूसरे देशों को निर्यात कर देता है, जिससे इनको क्या पर्याप्त मात्रा में धन की प्राप्ति हो जाती है और जो निर्यातक आयात वाला है देश है उसको गेहूं प्राप्त हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उत्पादन में विशिष्टीकरण को बल मिलता है। व्यापार के प्रभाव से सभी देशों की परिवार व संचार प्रणाली का विकास होता है, देशों की आर्थिक स्थिति का विकास होता है। तो ये सभी क्या हैं आपके महत्व हैं। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो कौन कौन से हैं जो किस प्रकार के होते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो पहला है इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के 2 प्रकार होते हैं, द्विपार्श्विक व्यापार। तो यह व्यापार 2 देशों के बीच आपस में विशिष्ट वस्तुओं का व्यापार करने के लिए आपसी सहमति के आधार पर किया जाता है। यानी इसमें केवल 2 देश ही सम्मिलित होते हैं कि हम उनके लिए करेंगे, वो हमारे लिए कुछ करेंगे, ठीक है। इसमें कोई तीसरा जो है ऐड नहीं होता है। तो द्विपार्श्विक माने केवल 2 देशों के बीच होने वाला व्यापार। अगला है बहुपार्श्विक व्यापार।
देखो, बहु का मतलब होता है, आपने बहुवचन सुना होगा, एक वचन और बहुवचन। बहुवचन का मतलब होता है बहुत सारे। तो जब व्यापार बहुत सारे देशों के बीच होता है तब उसको कहेंगे हम बहुपार्श्विक व्यापार। इसमें बहुत से देश एक व्यापारिक संघ बनाकर आपस में व्यापार की सहमति देते हैं। जैसे व्यापारिक साझेदार को सर्वाधिक अनुकूल MFN का दर्जा प्रदान कर व्यापार किया जाता है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। एक अच्छे बंदरगाह की विशेषताएं लिखिए या आदर्श बंदरगाह की विशेषताएं लिखिए। आदर्श बंदरगाह के लक्षण लिखिए, गुण लिखिए। ये प्रश्न हम आपको बार बार इसलिए बताते हैं क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं, अगर प्रश्न थोड़ा चेंज होके आ जाता है तो उनको समझ में नहीं आता। जैसे विशेषता की जगह उन्होंने लिख दिया कि क्या महत्व है, ठीक है, अब वो कहेंगे हमको महत्व तो हमने पढ़े नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी प्रश्न एक ही है। आदर्श बंदरगाह की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। तो आइए देखते हैं कौन कौन सी विशेषताएं इसमें दी गई हैं। बंदरगाह के पास समुद्र गहरा होना चाहिए ताकि जहाज भीतर आसानी से प्रवेश कर सुरक्षित रह सके। सबसे पहली खास बात ये होनी चाहिए कि जहाँ पर बंदरगाह है वहाँ पर गहराई होनी चाहिए, समुद्र की गहराई वहाँ पर होनी चाहिए। दूसरा है, समुद्र का जल शांत रहता हो, यानी समुद्र का जल शांत रहता हो, उसमें किसी भी प्रकार की लहरें नहीं आती हों और ना ही वह क्षेत्र ज्वार भाटा से ग्रसित हो। ज्वार भाटा आपने कक्षा 11वीं में पढ़ा होगा। बंदरगाह समुद्री तट मार्ग पर स्थित होने चाहिए जहां पर अनेक जहाज आते जाते हैं। तो बंदरगाह कहाँ होने चाहिए? जहां पर बहुत सारे जहाज आते जाते रहते हैं। कोयला एवं ईंधन की सुविधा हो तथा जहाज़ों को सुधारने की सुविधा हो, यानी यहाँ जहाँ पर जहाज होते, देखिए जहाज इतना बड़ा होता है कि आप उसे उठाकर नहीं लेके जा सकते, ठीक है ना। और अगर आप किसी माध्यम से उसको उठवाते भी हैं तो उसमें लागत बहुत ज़्यादा होती है, बड़ी बड़ी मशीनों की आवश्यकता होती है और आप एक साथ उसको उठा भी नहीं सकते, इतना तो पता है। लेकिन वर्तमान समय में जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ऐसा हो भी सकता है, लेकिन ऐसा भी ज़्यादातर होता नहीं है। जलवायु आंधी तूफान से सुरक्षित हो, यानी वहाँ की जलवायु भी बहुत अच्छी हो, वहाँ पर आंधी तूफान वगैरह नहीं आते हैं। पत्तन पर गोदामों में माल उतारने के लिए प्लेटफॉर्म और सामान चढ़ाने और उतारने के लिए उपकरणों की सुविधा हो, यानी जो सामान हम समुद्र के माध्यम से भेजते हैं या उसका आयात निर्यात करते हैं तो उसके लिए उतारने के लिए, चढ़ाने के लिए और जो क्या है सभी प्रकार की सुविधा वहाँ पर होनी चाहिए। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि लिखिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के दोष लिखिए या अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अवगुण लिखिए, एक ही बात है, ठीक है। अब अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानि के कारण निम्नलिखित हैं। इससे किसी भी देश की संपत्ति समाप्त हो सकती है, इसलिए इस हानि से बचने के लिए सरकार माल पर प्रतिबंध लगाती है। तो ये क्या होता है, इससे क्या होता है, जो देश की संपत्ति है वो समाप्त होती है, इसलिए कभी कभार क्या होता है सरकार इस पर रोक भी लगा देती है। देश का औद्योगिक विकास कम हो जाता है, आप इसको हटा दीजिए। दूसरे देशों पर निर्भरता बढ़ती है, यानी यदि हम ज़्यादा आयात निर्यात करते हैं तो हम उसी पर डिपेंड हो जाते हैं। इससे विकसित देशों और विकसित होते हैं, इससे विकसित देश और विकसित होते हैं और अविकसित देशों का शोषण होने लगता है, यानी जो विकसित है वो और ज़्यादा विकसित हो जाता है, यानी जो पैसे वाला है वो और ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है और जो गरीब होता है वो और गरीब हो जाता है, ऐसा इसमें हो जाता है। अविकसित एवं अर्ध विकसित उद्योगों को नुकसान होता है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन कीजिए।
अथवा में अंतरराष्ट्रीय व्यापार के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो वस्तुओं का आधिक्य या अभाव, यानी यदि वस्तुएं बहुत ज़्यादा हैं या बहुत कम हैं, यानी उनका अभाव है, तब क्या होता। जहाँ कुछ देशों में कुछ वस्तुओं का उत्पादन आवश्यकता से अधिक होता है, वे देश उन वस्तुओं का निर्यात करते हैं। जैसे भारत से चाय विकसित देश अपनी निर्मित वस्तुओं का निर्यात करते हैं और दूसरी ओर विश्व के सभी देशों में किसी न किसी वस्तु का अभाव होता है, जिससे कच्चा माल अधिक रूप से रहता है, उनका आयात किया जाता है। इस प्रकार वस्तुओं की अधिकता एवं अभाव दोनों ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। अगला है उत्पादों की गुणवत्ता। अच्छे व अधिक उपयोगी व बिकाऊ उत्पाद की मांग हमेशा सर्वत्र होती है। जैसे स्विट्जरलैंड की घड़ियाँ, जापानी कैमरा, फ्रांस की फैशन सामग्री आदि। तो ये क्या है? ये आपके उत्पादों की गुणवत्ता है। जो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो अपनी गुणवत्ता के आधार पर बिकते हैं, उनकी मांग अधिक होती है। अगला है परिवहन। आधुनिक समय में जल, थल एवं वायु परिवहन का आर्थिक विकास हुआ है, जिससे भारी वस्तुओं को विश्व के हर भाग में पहुंचा सकते हैं तथा परिवहन साधनों के शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को कम समय में एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सक्षम है। तो परिवहन से क्या होता है, हम आसानी से अपने जो साधन होते हैं, जो हमें मंगवाना होता है या बेचना पड़ता है, उसको हम आसानी से लेन देन कर सकते हैं। चाहे भारी से भारी वस्तु हो, छोटी से छोटी वस्तु हो, उसका हम आयात और निर्यात कर सकते हैं, और वो भी कम समय में। अगला है संचार का विकास। आधुनिक संचार के साधनों के माध्यम से एक राष्ट्र का व्यापार दूसरे राष्ट्र के व्यापारी से व्यापारिक संपर्क में बना रहता है। संचार साधनों के उपयोग से व्यापार के आदान प्रदान की पूर्ति करके अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को व्यापक बना दिया है। देखिए, संचार के विकास से क्या हुआ है कि आप इंटरनेट जो है, मोबाइल फ़ोन है, उसी के माध्यम से आप अपना जो आपको आयात निर्यात करना होता है, तो आप दूर स्थित व्यक्ति से संपर्क करके अपना प्रोडक्ट मंगवा सकते हैं। जैसे आपको पता होगा कि अभी जो मीशो है, अमेज़ॉन है, ये एक ऐसी मतलब व्यवस्थाएं हैं कि आप घर बैठे कोई भी वस्तु आप ऑर्डर कर सकते हैं, जो चाहे आपके भारत में मिलती हो, ठीक है, या नहीं मिलती हो, उसको भी आप अगर वो शो होता है उसमें, तो आप उसकी मांग कर सकते हैं, तो वो आपको कुछ दिनों के अंतराल पर आपके यहाँ पर आ जाती है। तो संचार व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है कि घर बैठे आप लेन देन की प्रक्रिया कर सकते हैं। और सबसे बढ़िया है कि वर्तमान समय में जो गूगल पे, फ़ोन पे वगैरह चलते हैं, कि उसके माध्यम से हम पेमेंट भी कर देते हैं। अगला है सरकारी व्यापारी नीति। सरकार की व्यापारी नीति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारी नीति आवश्यक होती है। सरकार या आयात व्यापार को कम तथा निर्यात व्यापार को बढ़ाने के लिए आयातित वस्तुओं पर कर लगा देती है। कर लगाती है मतलब टैक्स लगाती है, और निर्यात के लिए छूट देती है। यानी यदि आपको कोई चीज़ बेचनी है, यानी यहाँ से बाहर भेजनी है, तो उस पर टैक्स नहीं लगता है, छूट देती है। लेकिन यदि आपने बाहर से कुछ मंगवाया है, बाहर देश से कुछ सामग्री मंगाई है, तो उस पर आपको टैक्स भरना पड़ता है। युद्ध एवं शक्ति। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के लिए शांति का बना रहना आवश्यक रहता है, क्योंकि युद्ध के समय अस्त्र शस्त्र का व्यापार होता है, अतः सभी प्रकार के व्यापार बंद हो जाते हैं। यानी जब युद्ध होता है, तो युद्ध के समय जो देश होता है, उसके लेन देन का जो व्यापार का जो पूरा सेटअप होता है, ठीक है, तो
क्या होता है, वो बंद कर दी जाती है कुछ समय के लिए, जब तक कि युद्ध शांत नहीं हो जाता है। अगला है भौगोलिक स्थिति। भौगोलिक स्थिति भी व्यापार को प्रभावित करती है। जैसे ब्रिटेन विश्व के समस्त जलमार्गों और वायु मार्गों का केंद्र बिंदु है, इसलिए आज भी ब्रिटेन का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार बहुत उन्नत है। कहने का मतलब ये है कि कुछ भौगोलिक स्थिति ऐसी होती हैं कि देखिए यहाँ पर वायु मार्गों का केंद्र बिंदु है, ठीक है। तो वायु मार्गों का जो केंद्र बिंदु उन्नत से क्या तात्पर्य है कि यहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं होती हैं, तो इससे इसका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार काफ़ी उन्नत है। अगला प्रश्न है, इम्पोर्टेंट है, आयात और निर्यात में अंतर। ये आपको जो है, और ये जो प्रश्न आपने पढ़ा है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारक, ये भी आपका महत्वपूर्ण है, तो ये भी आपको टिक लगाना है कि ये महत्वपूर्ण है, ठीक है। आयात और निर्यात किसे कहते हैं, इसमें अंतर क्या है। जब किसी देश में दूसरे देशों से माल आता है तो उसे आयात कहते हैं। यानी जैसे भारत है, भारत ने यदि अमेरिका से सामान मंगवाया है तो हम उसको आयात बोलेंगे, ठीक है। जब किसी देश से दूसरे देश में माल भेजा जाता है तो उसे निर्यात कहते हैं। और यदि हम भारत से अमेरिका को कुछ भेजते हैं तो वो कहलाएगा निर्यात, ठीक है। क्लियर है। आयात को अंग्रेजी में इम्पोर्ट कहा जाता है। देखिए एक प्रश्न आपका ये भी बन जाएगा कि इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट में अंतर लिखिए। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, हमने अथवा में नहीं लिखा है, तो आप ये लिखेंगे जब तो इसको नोट कर लेना कि इम्पोर्ट में और एक्सपोर्ट में अंतर लिखिए, आयात में और निर्यात में अंतर लिखिए। निर्यात को अंग्रेजी में एक्सपोर्ट कहा जाता है। अगला है, आयात द्वारा कोई देश अपने उद्योगों के विकास के लिए कच्चा माल अथवा मशीनें बाहर से मंगाते हैं। निर्यात द्वारा कोई देश अपने यहाँ से कच्चा माल विदेशों को भेजता है। अगला है, आवश्यक सामग्री का आयात जनता के उपयोग के लिए किया जाता है। निर्यात द्वारा कोई देश विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। तो आयात में क्या होता है कि जो महत्वपूर्ण उपयोगी चीज़ होती है वो मंगवाते हैं, लेकिन निर्यात में क्या होता है कि मुद्रा अर्जित करना, यानी पैसे कमाना, सीधे सीधा कहा जाए पैसे कमाना। यानी यदि हम क्या है कि हम कहीं कुछ सामग्री भेजते हैं, ठीक है, तो वो किस लिए भेजते हैं, ताकि हमको धन प्राप्त हो जाए। अगला प्रश्न है, रेशम मार्ग की विशेषताएं लिखिए। महत्वपूर्ण है, आपको इसको टिक करना है, ठीक है। तो रेशम मार्ग की विशेषताएं क्या क्या हैं। रेशम मार्ग लंबी दूरी के व्यापार का एक आरंभिक उदाहरण है, जो 6000 किलोमीटर लंबे मार्ग के सहारे रोम को चीन से जोड़ता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि रेशम मार्ग रोम को चीन से जोड़ता है। किससे किसको जोड़ता है, रोम से चीन को जोड़ता है। दूसरा है, व्यापारी भारत, ईरान और मध्य एशिया के मध्यवर्ती स्थानों से चीन में बने रेशम, रोम की ऊन व बहुमूल्य धातुओं तथा अन्य अनेक वस्तुओं का परिवहन करते हैं। लेकिन यहाँ पर मुख्य रूप से जो रेशम होती है जो चीन से लाई जाती है उसका व्यापार होता है, इसलिए इसको रेशम मार्ग कहा जाता है। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, आंतरिक व्यापार और विदेशी व्यापार में अंतर लिखना है। तो आंतरिक व्यापार क्या है और विदेशी व्यापार क्या है। राष्ट्रवार राज्य की सीमाओं के भीतर होने वाले व्यापार को आंतरिक व्यापार कहते हैं। यानी जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जैसे कुछ जिला हो गया, एक जिले से दूसरे जिले में अपन क्या कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो वो आंतरिक व्यापार कहलाएगा, यानी प्रदेश के अंदर ही, ठीक है।
विदेशी व्यापार क्या कहलाता है? कोई भी देश या राष्ट्र अपने राज्य को छोड़कर दूसरे देश राष्ट्र के व्यापार करता है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार या विदेशी व्यापार कहते हैं। या तो अपने देश से विदेश को भेज रहे हैं तो विदेशी व्यापार होता है, या अपने जो ये जैसे मध्य प्रदेश है और उत्तर प्रदेश है, यदि आप मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश में कुछ भेजते हैं या उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश में वो भेजते हैं तो वो आपका अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है या अंतर्राज्यीय व्यापार कहलाता है। आंतरिक व्यापार में देश की ही संकेतक मुद्रा का व्यापार होता है। हमारे देश में मान के चलो मध्य प्रदेश में रुपए चलते हैं तो जो आंतरिक व्यापार होगा उसमें जो मुद्रा प्राप्त होगी वो आपको रुपए ही प्राप्त होगी। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में विश्व में व्यापार होने से उनके यहाँ प्रचलित मुद्रा में या विश्व स्तर पर मान्य मुद्रा में व्यापार होता है। यानी मान के चलो हमने विदेश में किया है तो वहाँ पर यदि डॉलर चलता है तो डॉलर के माध्यम से ही आपका पेमेंट होगा। ठीक है। आंतरिक व्यापार का क्षेत्र सीमित होता है, यानी सीमित होता है, एक लिमिट तक होता है। विदेशी व्यापार का क्षेत्र विस्तृत होता है, यानी विदेश में आप किसी भी एरिया में जाकर व्यापार कर सकते हैं। यह व्यापार देश के उपभोक्ताओं के अनुरूप होता है। उपभोक्ता यानी जो उपयोग करते हैं। यह व्यापार विश्व बाजार की मांग के अनुसार होता है कि कौन सी वस्तु की मांग विश्व बाजार में की गई है। आंतरिक व्यापार में उत्पादन को ले जाने में सड़क व यातायात अधिक उपयोगी होता है। यानी आपको कुछ दूरी तक ही लेके जाना है, बहुत से बहुत ज़्यादा दूरी तक लेके जाना है तो आप उसको सड़क मार्ग द्वारा लेके जा सकते हैं। विश्व व्यापार के परिवहन के साधन जलमार्ग होते हैं। सड़क व वायु मार्ग का प्रयोग कम होता है। तो कम क्यों होता है? कम इसलिए होता है क्योंकि यदि सड़क या रेल मार्ग के माध्यम से ये आएगा तो उसका खर्चा अधिक लग जाएगा। अगला प्रश्न है मार्ग पत्तन की विशेषताएं लिखिए अथवा में विश्राम पत्तन की विशेषताएं लिखिए। तो ये आपको ध्यान करना है, इम्पोर्टेंट है। ये ऐसे पत्तन हैं जो मुख्य समुद्री मार्गों पर विश्राम केंद्र के रूप में होते हैं, जहां पुनः ईंधन भरने, जल लेने तथा खाद्य सामग्री लेने के लिए ठहर जाते हैं। उदाहरण के लिए लंदन, सिंगापुर, होनोलुलु आदि। कैसे कैसे नाम रखते हैं भैया। तो पत्तन क्या होते हैं? पत्तन होते हैं जो विश्राम करने के लिए बनाए जाते हैं, विश्राम केंद्र होते हैं। ठीक है। यहाँ पर कुछ समय के लिए रुक सकते हैं, जैसे हमें कोई ईंधन चाहिए, भोजन करना है तो इसके लिए भी हम यहाँ पर रुक सकते हैं। अगला प्रश्न है, ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, आपके 2 नंबर के प्रश्न में या 3 नंबर के प्रश्न में भी पूछ सकते हैं कि पैकेट स्टेशन किसे कहते हैं, स्पष्ट कीजिए। अथवा में है फेरी पत्तन किसे कहते हैं। ठीक है। ये पा लिखा है और ये यहाँ पर आधा ता है। ठीक है। इस श्रेणी के पत्तन विशेष रूप से छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक या यात्रियों के परिवहन से जुड़े हुए होते हैं। कहने का मतलब है छोटी दूरियों को तय करते हुए जलीय क्षेत्रों के आर पार डाक या यात्रियों के परिवहन से जुड़े हुए होते हैं। यह पत्तन स्टेशन जोड़ों में इस प्रकार व्यवस्थित मिलते हैं कि ये जलीय क्षेत्र के आर पार एक दूसरे के सामने होते हैं, जैसे इंग्लैंड का डूवर और फ्रांस का कैलाइस। तो इसी प्रश्न के साथ ये पाठ भी खत्म होता है और यहाँ पर आपका जो भूगोल सब्जेक्ट है वो ख़त्म हो गया है। इसके अलावा अभी आपको जो प्रश्न दिखा रहे हैं वो प्रश्न कुछ इम्पोर्टेंट हैं जो अलग से पूछे जाते हैं। तो ये आपके प्राथमिक क्रियाओं वाले पाठ के हैं, जो क्या है छूट गए थे, लेकिन ये जो प्रश्न हैं वो सभी महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं। आप इसको उसमें जोड़ सकते हैं प्राथमिक क्रियाओं में।
भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं लिखिए। भूमध्य सागरीय कृषि की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। भूमध्य सागरीय प्रदेशों में लगभग सभी नींबू जाति के रसदार फल उगाए जाते हैं। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑब्जेक्ट में पूछा जाता है कि भूमध्य सागरीय कृषि में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, तो नींबू जाति के रसदार फल। भूमध्य सागरीय प्रदेश फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। तो आपसे ये प्रश्न भी पूछ सकते हैं कि भूमध्य सागरीय जो क्षेत्र हैं, प्रदेश हैं, वो किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध हैं, तो ये फलों की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अगला है, यहाँ पर उगने वाले फल विभिन्न उद्योगों जैसे फलों का जूस तथा शराब बनाने के लिए कच्चा माल प्रदान करते हैं। यानी यहाँ के जो फल उत्पन्न होते हैं उनसे क्या होता है, जो शराब है, जो जूस है, वो बनाए जाते हैं। यहाँ अच्छी किस्म का गेहूँ उगाया जाता है। तो ये हो गया आपका पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है, लाल कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो आप ये ध्यान करिएगा कि ये जो श्रमिक है, लाल कॉलर, श्वेत कॉलर, ठीक है, बहुत ज़्यादा आपसे पूछे जाते हैं। तो लाल कॉलर श्रमिक क्या होते हैं, देखिए, वे श्रमिक जो शिकार, कटाई, मछली पकड़ने, कृषि खनन, वनीकरण और निष्कर्षण जैसी देहाती गतिविधियों से शामिल हैं। इस क्षेत्र में काम करने वाले लोग अक्सर प्रकृति के काम के लिए लगने वाले श्रमिक लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी जो प्राथमिक कार्य में जो श्रमिक होते हैं, प्राथमिक कार्य माने खेती बाड़ी करना, मछली पालन, ये सब काम करते हैं, उनको कहते हैं लाल कॉलर श्रमिक। अगला है, श्वेत कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं हम, ठीक है, श्वेत कॉलर श्रमिक। तो इसमें औसतन शिक्षा पाने वाले लोगों को शामिल किया जाता है, जैसे लाइब्रेरियन आदि सफ़ेद कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। यानी जो शिक्षा पाते हैं, शिक्षा पाने का कार्य कर रहे हैं, उनको हम कहते हैं सफ़ेद कॉलर श्रमिक। आखिरी प्रश्न है, नीला कॉलर श्रमिक किसे कहते हैं। तो नीला कॉलर श्रमिक वे होते हैं जो शारीरिक श्रम करते हैं और दिहाड़ी कमाते हैं, जैसे मजदूर वर्ग है, ठीक है। तथा इसमें लेबर कैटेगरी के श्रमिक जैसे वेल्डर, मैकेनिक, माइनिंग, खेती, किसानी, मिस्त्री का काम करने वाले श्रमिक शामिल होते हैं। तो ये प्रश्न हैं आपके प्राथमिक क्रियाओं के, जो हमने इस पाठ में जोड़ के आपको बता दिए हैं। तो आप इसको प्राथमिक क्रियाओं वाले पाठ में इसको ऐड कर लेना, जिससे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ये प्रश्न हैं जो आपसे कई बार पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान रखना है। तो इसी के साथ जो भूगोल का चैप्टर है वो ख़त्म हो गया है। आप पढ़ते रहिए, पूरी आपकी जो भूगोल है, फर्स्ट बुक और सेकंड बुक, वो दोनों ही हम अपलोड कर चुके हैं। तो आप जल्द से जल्द इसके नोट्स बनाइए और तैयारी कीजिए, क्योंकि परीक्षा के लिए ज़्यादा समय बाकी नहीं है। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में एक नई बुक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद।